नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, बच्चों से अगर बात करें, खासतौर पर स्टूडेंट से, तो परीक्षा उनके सर पर है। माता पिता को चिंता है कि उनकी परीक्षा किस तरह की बीतेगी। खासतौर पर कोविड की वजह से बहुत से बच्चे हाइब्रिड मोड में हैं, कुछ स्कूल जा रहे हैं, लेकिन चिंता है कि उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई किस तरह से चल रही है, उनकी एग्जाम की तैयारी किस तरह की है। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से इसे एक विषय अनुसार लेकर के हमारी वास्तु और मिथ सीरीज के तहत एक दिलचस्प विषय पर बातचीत करेंगे, और वो है वास्तु, मिथ्स एंड एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन से जुड़ी, बच्चों की कंसंट्रेशन से जुड़ी, एग्जाम से जुड़ी उनकी जो तैयारी है, उसमें वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है, उसको लेकर के क्या क्या कंफ्यूजन है, उसी पर आज हम पल्लवी जी से बात करेंगे। सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? वास्तु, मिथ्स एंड एजुकेशन। वास्तु शास्त्र के लिए अलग अलग तरह की काफी सारी इंफॉर्मेशन हमने इस वास्तु लिविंग के माध्यम से इतने सालों से हम देते चले आ रहे हैं। कई बार हम ऑन साइट लोकेशन पे गए हैं, लेकिन ये जो नया सीरीज शुरू किया गया है वास्तु और मिथ्स का, वास्तु के बारे में लोगों के दिलो दिमाग में किस तरह की गलत फहमी है, बेबुनियाद बातें जिसका कोई बेस नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातों से कुछ बातें ऐसे ही प्रचलित हो गई जो वास्तु और मिथ्स के साथ, उसकी गलत फहमी के साथ जुड़ चुकी है। उसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जब कभी वास्तु शास्त्र की बात घर में कब होती है, जब कोई घर में परेशानी हो, घर नया खरीदने वाले हो, घर के बारे में बात होती है, तो लोग वास्तु के बारे में बात करते हैं। बिजनेस के अंदर जब कोई तरह की परेशानी आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, कई बार कुछ अवेयर क्लाइंट होते हैं, बिजनेस बनाना होता है, तो वास्तु के बारे में बात करते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के नियम अगर इतने बड़े बिजनेस को एम्पायर करने में हेल्प कर सकते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि और फैमिली को बनाए रखने में हेल्प कर सकते हैं, तो जो बच्चे अपना फ्यूचर संवारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल को सही तरीके से अप्लाई किया जाए, उसके बारे में लोगों के दिमाग में अपने आप की क्या गलत फहमी है, वास्तु और मिथ्स एजुकेशन के बारे में क्या है, अगर उसकी प्रॉपर जानकारी लोगों के दिमाग तक पहुंच जाए, लोगों की समझदारी उसमें पूरी ज्यादा, उसमें उनको प्रॉपर मार्गदर्शन मिल जाए, तो उससे वो स्टूडेंट को अच्छा फायदा हो सकता है। जितनी मेहनत वो अपना भविष्य बनाने के लिए कर रहे हैं, उसमें जैसे बोलते हैं ना, दवा और दुआ साथ में मिले तो एक बहुत अच्छा संगम होता है। वैसे ही आप अपनी हार्डवर्क के साथ वास्तु प्रिंसिपल को ऐड करते हो, तो आपकी हार्डवर्क को स्मार्ट वर्क में बदलने में और आपकी मेहनत को सक्सेसफुल बनाने के लिए वास्तु स्टूडेंट को काफी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए पल्लवी जी, इसमें कोई शक नहीं कि एक प्रसिद्ध कहावत कि एजुकेशन कैन प्ले अ पिवटल रोल इन शेपिंग अप द करियर ऑफ अ स्टूडेंट, तो ये जो है ना, शिक्षा अहम भूमिका निभा सकती है। वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है, अब वो आप हमें समझाइए। एजुकेशन के बारे में जब बात होती है, तो एजुकेशन को सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हो कि अलग अलग विषयों का प्रॉपर नॉलेज प्राप्त करना है। तो वास्तु के अंदर भी व्यक्ति को एजुकेट करना, वास्तु शास्त्र के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज प्राप्त करना, ये भी एक तरह का सब्जेक्ट है, और अपने आप में ये विषय की सही जानकारी आपको सक्सेसफुल बना सकती है। तो आपने सवाल पूछा है कि एजुकेशन में वास्तु किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, तो मैं कंसल्टेंट होने के नाते अपनी प्रैक्टिस के अनुभव में आपको अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स को हमने कैसे हेल्प की है और किस तरह से उन्होंने रिजल्ट को अचीव किया है, वो आपको डेफिनेटली कहना चाहूंगी। लेकिन शुरुआत वास्तु शास्त्र में जब एजुकेशन की होती है, तो सबसे पहली शुरुआत, अगर हमें मौका मिलता है, कोई मास्टर डिग्री के लिए कोशिश करने वाले लोग, पीएचडी और अलग अलग तरह के एमबीए, या कोई खास तरह का आपको इंटरव्यू देना है, जो आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशल तरह के डिप्लोमा कोर्सेज जहाँ पे भी आपके पास चॉइस ऑप्शन होते हैं, तो हम उस स्टूडेंट के लिए सबसे पहले डेट के सिलेक्शन का काम करते हैं। ये पहली शुरुआत होती है। अगर डेट सिलेक्शन का ऑप्शन जहां कहीं हो, प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, जहाँ पे इस तरह के डेट के ऑप्शन नहीं होते हैं, एग्जाम जो होती है उस टाइम पे आपको प्रिपेयर होना होता है, तो वहां पे वास्तु के नियम के अनुसार 3 बातों को सबसे पहले प्रायोरिटी माना जाता है। जो व्यक्ति एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनकी सबसे बेस्ट करियर इंप्रूवमेंट की, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, वो व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है।
तो सबसे पहले व्यक्ति की करियर पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट की डायरेक्शन को देखा जाता है, क्योंकि हमारे पास डेट की चॉइस नहीं है। और जहां पे बैठ के वो अपनी पूरी प्रयास, पूरी मेहनत कर रहे हैं, उस एरिया को, उस पूरे एटमॉस्फेयर को, जगह को वास्तु के हिसाब से कुछ खास तरह की वास्तु की सिंपल इजी टिप्स को अप्लाई करके कोशिश की जाती है कि वहां पे एनर्जी का लेवल इतना अच्छा बने कि जो आप मेहनत करते हो उसमें आपको स्ट्रेस क्रिएट ना हो। मेरे मैरीलैंड में कुछ क्लाइंट है, उनकी बेटी पढ़ने में बहुत एक्सीलेंट है, होशियार है, लेकिन वो ड्यूल पर्सनालिटी है। ड्यूल पर्सनालिटी का मतलब होता है वो अपने आप में पावरफुल है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन उनके दिमाग में कभी कभी एक मोमेंट पे आके वो सरेंडर हो जाते हैं और एक डर बैठ जाता है। डर इसलिए है क्योंकि डे 1 से आज तक वो हमेशा फर्स्ट आए हैं, तो उनकी कंपैरिजन उनके फैमिली में पहचान बन गई है। मदर भी उनको पुश करते रहते हैं कि नहीं, आपको तो फर्स्ट आना ही है, आपको ये अचीव करना ही है। तो धीरे 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 सक्सेस पहले एंजॉय करते थे, अब वो डर में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे ये होता है कि एक मोमेंट पे जाके, कहीं पे भी एग्जामिनेशन जगह पे या कोई भी एक मोमेंट पे जाके वो अपनी सारी चीजें, अपनी सारी याद शक्ति छोड़ देते हैं और ऐसा लगता है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो 2 सेकंड के लिए उनके अंदर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल चला जाता है और ऐसा लगता है कि वो कम्प्लीटली डाउन हो गए। कई बार वो भूल जाते हैं, सारी चीज भूल जाते हैं। अब ये जो ड्यूल पर्सनालिटी वाला जो उनका जो रोल है, उनके लिए माता पिता कॉन्शियस थे, चिंतित थे, तो उन्होंने मेडिकली एडवाइस ली कि बेटी के साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन हर तरह से बेटी परफेक्ट थी, काफी अच्छा करती थी, लेकिन एक डर बना रहता था। उनको लगा डिप्रेशन है, उसको कुछ लोगों ने एंजाइटी शब्द का प्रयोग किया। आपने देखा होगा कि स्टूडेंट पे एंजाइटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और उसमें वास्तु की टिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी इसलिए होता है कि जो चीज की मेहनत आप कर रहे हो, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपको सब कुछ पता है, लेकिन एक मुकाम पे आके उसके साथ एक डर बैठ जाता है। तो जो वास्तु कंसल्टेंट आपके लिए एक जगह बनाते हैं स्टूडेंट के लिए, उससे विकास जी सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ पॉजिटिव वाइब्स, वहां पे उस एरिया के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आपके मनोबल को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, स्ट्रांग बनाने में, आपको अपने आप के अंदर एक भरोसा दिलाती है। और आपको ये भी बात रहती है कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसके साथ साथ मैंने वास्तु की सारी टिप्स को अप्लाई किया है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो आपकी लाइव एनर्जी, नेचुरल एनर्जी, बहुत सारी चीजें मिला के वो आपके अंदर एक इस तरह की शक्ति भर देते हैं, इस तरह की एनर्जी लेकर आते हैं कि जिसको आप शौर्य एनर्जी बोल सकते हो, क्योंकि दिशाएं कुछ ऐसी है। तो मैं इसके लिए थोड़ा विस्तार के लिए दिशाओं और एनर्जी लेवल को समझाऊंगी ताकि आपको इससे आइडिया मिल जाए। तो जो शौर्य एनर्जी होती है वो आपको सूरज से मिलती है। सूरज की एनर्जी वास्तुशास्त्र में प्राप्त करने के लिए लोग ज्यादातर ईस्ट को बहुत अहमियत मानते हैं। यहाँ पे वास्तु की जो गलतफहमी है वो ये है कि लोग सोचते हैं कि पढ़ाई के लिए सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पे फोकस किया जाता है। गलत बात है। एज ए वास्तु कंसल्टेंट मैं आपको पहले कहना चाहूंगी कि आप आंख बंद करके अगर नॉर्थ ईस्ट को फॉलो करते हो तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिलता है। जिस कॉन्फिडेंस लेवल, जिस एंजाइटी के बारे में फिलहाल हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे सेटअप बनाने के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ पे फर्नीचर सिलेक्शन, स्टूडेंट का फेसिंग, किस तरह से उनका फेसिंग है, और फेसिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कहाँ पे बैठ के बच्चा पढ़ रहा है। आप शायद बिलीव नहीं कर पाओगे, हम वास्तु और मिथ्स के बारे में बात करें, कई बार मैंने कुछ स्टूडेंट के लिए साउथ के कमरे में बैठ के उनका फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ या ईस्ट चूज किया है। कई बार कुछ स्टूडेंट के लिए वेस्ट में बैठ के उनका फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ चूज किया है। तो फेसिंग एंड डायरेक्शन में कंसल्टेंट के तौर पे हम फेसिंग के पहले डायरेक्शन को अहमियत देते हैं। कहाँ पे आप बैठे हो, पोजीशन कहाँ पे है, आपके आसपास का रखरखाव कहाँ है, और उसके बाद फेसिंग होता है। आमतौर पे लोग सोचते हैं कहीं पे भी बैठो, कुछ भी करो, बेड पे बैठ के पढ़ो, लेकिन बस ये है कि सामने नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। ये मिथ्स लोगों के दिमाग में गलतफहमी है, और इस तरह से प्रयास करने वाले स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उनकी एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाती है, और यही अधूरी समझ कई बार हमें एक अच्छे सब्जेक्ट से दूर कर देती है। जी पल्लवी जी, बहुत सी उत्सुकता बढ़ती जा रही है जिस तरह से आप बयां कर रहे हैं, और एक बात तो समझ आ गई कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो किस तरह से विशेष रूप से भूमिका निभाती है, और आपने कहा ना कि पूरा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, एक तो उनका कंपटीशन खुद से ही है क्योंकि उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया। मान लीजिए वो
सेकंड आते हैं तो उन्हें फर्स्ट पर जाना है, मतलब थर्ड पे नहीं आना, या फर्स्ट आते हैं तो फर्स्ट पे ही, मतलब एक परसेंटेज लेवल उन्होंने सेट कर लिया। एक तो उन्होंने वो एक उनका कंपटीशन खुद से, और दूसरा मैंने वो भी बच्चे देखे हैं जहां पर वो आम दिनों में या आम टेस्ट्स में, जो रूटीनली वीकली टेस्ट्स होते हैं, क्वार्टरली टेस्ट्स होते हैं, उसमें तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब फाइनल आता है तो वो डर उनके मन में, जो आपने डर शब्द का प्रयोग किया था, वो डर उनके मन में कुछ इस कदर बैठ जाता है कि फाइनल एग्जाम्स में उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है कहीं ना कहीं वो डर में तब्दील हो जाता है और दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर बेस्ट। यही सब चीजें आपसे ब्रेक के उस पार समझेंगे। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, पल्लवी जी आप भी बने रहिए। विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस। यहाँ खासतौर पर ये सेगमेंट में मैं चाहूंगा थोड़ा आप पेरेंट्स को भी गाइड कीजिएगा। देखिए, स्टूडेंट जो है बहुत सी चीजों को लेकर के नासमझ है, उसका ध्यान पढ़ाई की ओर है ना कि वास्तु की ओर है, लेकिन ये पेरेंट्स हैं जो बच्चे को उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे सकते हैं जहां पर ऑटोमेटिकली बच्चे का ध्यान, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ सकता है और एग्जाम में परफॉर्मेंस लेवल बेहतर हो सकता है। उस नजरिए से बताइए कि वास्तु किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। विकास जी, जितना वास्तु का कंसल्टेशन हमने अभी तक जिन घरों में किया हुआ है, वो घरों के साथ, वो हमारे क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की वजह से वो सब मेरे को फैमिली की तरह कंसीडर करते हैं। उसमें से ज्यादातर जब उस फैमिली के साथ उठना बैठना होता है, उनके घर के साथ वास्तु का कंसल्टेशन होता है, तो बच्चों के साथ अपने आप एक दोस्ती मेरी बन जाती है। तो उस कंडीशन के जितनी बार एग्जाम आती है, जैसे आपने अभी कहा कि पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों में एंजाइटी होती है, उनको कई बार पता नहीं चलता है कि कैसे करना चाहिए। तो जहाँ पे एक रिश्ता ऑलरेडी बना हुआ है और जिस घर के परिवार के बच्चे मुझे जानते हैं, उनकी जब एग्जाम का टाइम होता है या उनको कोई भी तरह का खास मुकाम, कोई भी अचीवमेंट करना होता है और वो मुझे जानते हैं, तो माता पिता से पहले वो बच्चे मुझे डायरेक्टली फोन करते कि पल्लवी आंटी, इसके लिए क्वेश्चन है, मेरे को यहाँ पे जाना है, मैं किस तरह के कलर्स के कपड़े पहन के जाऊँ, कुछ मेरे को आप बताओगे, आप इतने टिप्स देते रहते हो। तो ज्यादातर बच्चे करते हैं। लेकिन ये तो उस परिवार के बारे में जो फैमिलियर है, जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं। लेकिन उसके अलावा जो आमतौर पे एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन जो पेरेंट्स से आते हैं, उसमें से दो पेरेंट्स अलग अलग तरह से चलते हैं। माता पिता में से किसी एक को वास्तु बच्चे के एजुकेशन के लिए उसको अप्लाई करना होता है, उनकी हेल्प करनी होती है। कई बार फैमिली के अंदर कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट तो हर घरों में आते हैं, तो दूसरे पार्टनर को, लाइफ पार्टनर में से मदर को या फादर को ऐसा लगता है कि बच्चा लिखेगा तब पास होगा ना, बाकी सब कैसे होगा। कई बार लोगों के दिमाग में ये लगता है कि बस पेपर पे लिखो तो पास हो जाना स्वाभाविक है और लिखना ही इम्पोर्टेंट होता है, उसके आसपास के इन्वायरमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि वास्तु इसमें हेल्प कैसे कर सकता है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि साइंटिफिकली अगर आप देखने जाते हो तो आपके पास सब कुछ याद करने के लिए, आपके कॉन्सेंट्रेशन, ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाने के लिए आपका जो छोटा दिमाग है वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है, उसको सब याद रहता है। लेकिन आपका जो बड़ा दिमाग होता है वो आपको कई बार डाइवर्ट कर देता है, वो आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब कर सकता है। आप इधर उधर की बातें, अगर आप जब अपनी लाइफ के अंदर एग्जामिनेशन रूम में हो फिर भी आपको मूवी याद कर सकता है, कुछ और याद कर सकता है, उसका काम है डिस्ट्रैक्ट करना। और वास्तु का काम है आपके बड़े दिमाग और छोटे दिमाग को एक लेवल में लाके दोनों का सपोर्ट उस व्यक्ति तक पहुंचाना, और जिसकी वजह से आसपास का इन्वायरमेंट आपके बड़े दिमाग को प्रभावित करता है। आसपास की चीजों के रख रखाव का सीधा डायरेक्टली इफेक्ट इंसान की बॉडी के ओरा के ऊपर, उसके बड़े दिलो दिमाग पे होता है। ये बात साइंटिफिकली, तो इसमें मुझे कोई चीज लॉजिकली, ये कंप्लीटली सब ये बात जानते हैं। तो जब आपके आसपास की चीजें हुई, रखी हुई चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपको ज्यादा एंगर में ला सकती है, कुछ नापसंद चीज हो आप भड़क सकते हो, आपको गुस्सा आ सकता है। आपके आसपास आप एक मूवी थिएटर में जाते हो, आपको पता है कि जो आप देख रहे हो ये स्टार नहीं मरने वाला है, लेकिन आप 3 घंटे के अंदर उस स्टोरी के अंदर इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हो, इतने ज्यादा उसमें बिजी हो जाते हो कि वहां पे अगर कोई सैड सॉन्ग, मतलब कोई ऐसा करूण सीन है, सैड सीन है, तो आपको उसको देख के दुख होता है। कोई अच्छी चीज आती है आप हंसना शुरू कर देते हो, कुछ इस तरह की आपको इरिटेट करने वाली चीज होती है तो आप अपनी आंख बंद कर देते हो कि ये मैं नहीं देख सकती। आपको सब पता है कि ये मूवी है,
लेकिन फिर भी उस 3 घंटे के अंदर आसपास के रखरखाव का आपके दिलो दिमाग पे इतना ज्यादा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपके इमोशन, आपकी भावनाएं, आपके अंदर होने वाले सारे चेंजेस उस चीज के अंदर हावी हो जाते हैं और उस चीज को आप फील करना शुरू कर देते हो कि यहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही है। हर तरह के भाव आपके अंदर आ जाते हैं। वैसे ही जब बच्चा पढ़ता है, उसके अंदर कोई भी तरह का माहौल हो, एक घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप खत्म हो जाता है। आप बच्चों को कई बार इतना ज्यादा मायूस कर देते हो, इतना ज्यादा उसको डांट देते हो, उसके ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी डाल सकते हो, जो बच्चा करने वाला होता है उसकी भी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो शुरुआत वास्तु की एजुकेशन के लिए पहली प्रायोरिटी माता पिता से करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता उसके लिए एक एटमॉस्फेयर और एक एनवायरनमेंट बिल्डअप कर सकते हैं। गुजराती के अंदर एक बहुत फेमस कहावत है, बिरबल की खिचड़ी। तो बिरबल राजा के लिए जो अकबर राजा के लिए बिरबल को कुछ उनको मैसेज कन्वे करना था, तो उन्होंने उनको समझाने के लिए वहां पे जंगल में जाके एक लोकेशन पे खाना बनाना शुरू किया। खाने की लोकेशन और फायर की लोकेशन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, तो इतना ज्यादा होने की वजह से आप गैस पे कुछ खाना बनाने के लिए रखते हो, टॉप पे खाना बनाने के लिए रखते हो, लेकिन उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जो 2 घंटे में बनने वाली चीज है, जो 5 मिनट में बनने वाली चीज है, वो पूरे 24 आवर्स तक नहीं बनेगी। तो उससे वो उस तरह का मैसेज अकबर राजा को कन्वे करना चाहते हैं कि हर चीज के लिए एक लाइनअप का होना, उसके नजदीक में होना, उसका पूरा इन्वायरमेंट प्रॉपर होना, वो बहुत जरूरी होता है। तब जाके आपका फूड सही बनता है, आपके सारे डिसीजन, आपकी लाइफ सही बनती है और आप सही तरीके से अपनी लाइफ पे डिसीजन ले पाते हो। जी, स्वाभाविक तौर पर एक बात ये भी जरूर बहुत से दर्शक उत्सुक होंगे जानने के लिए पल्लवी जी के नॉर्थ ही क्यों? जी, नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स होता है। अगर आप पूरे पृथ्वी का ग्लोब देखते हैं तो नॉर्थ पोल जो होता है, नॉर्थ पोल, ईस्ट पोल, उसकी अपनी एक एनर्जी का प्रभाव है। सबको पता है कि नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स है, जिसकी वजह से आप जितने भी मैग्नेटिक कंपास यूज करते हो, आपके घर में नॉर्थ से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपके कंपास में रहने वाली छोटी सी निडल जो कि मैग्नेटिक निडल है, वो घूम फिर के आपको अपने घर में आते हुए मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि राइट डायरेक्शन के अंदर जो नॉर्थ है, वो दिन रात किसी भी टाइम पे बिना सूरज को भी आप देखो तो आपको एग्जैक्टली नॉर्थ कहाँ पे है उसको देखने में आपकी सहायता करती है, हेल्प करती है। बहुत सारे ट्रैवलिंग फ्लाइट्स वगैरह वो सारे मैग्नेटिक कंपास के थ्रू ही अपना रूट और रास्ता बनाते हैं, जहाँ पे उनके पास एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि बादलों के पीछे कौन सा रास्ता निकलने वाला है। तो कंपास की सहायता से काफी सारी चीजें होती है। तो उसी तरीके से नॉर्थ जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ये ग्लोब के अंदर नॉर्थ पोल जो सबसे ज्यादा ब्रेन, बुद्धिशाली और वहां से प्रभावशाली इसलिए माना जाता है कि ईश्वर ने जो इंसान की रचना की है उसमें उसका सर का जो हिस्सा होता है वो आपका नॉर्थ पोल है। बुद्धि आपके सर में रहती है। काफी सारे लोगों को किसी चीज में कमेंट्स करनी है तो ये कहते हो कि इसकी बुद्धि जो है ना इसके पैरों में है। इसका मतलब ये है कि वो आदमी स्मार्ट नहीं है, वो थोड़ा सा मूर्ख की तरह पे उसकी निशानी बन जाती है। तो बुद्धि की अपनी जगह नॉर्थ पोल के साथ जुड़ी हुई है। ऑल ओवर यूनिवर्स के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपको कॉन्सेंट्रेशन में, ग्रास्पिंग पावर में, सही गलत की समझदारी में, आपको याद शक्ति, आपकी मेमोरी को बढ़ाने में, काफी सारी चीजों में हेल्प करता है। ईस्ट के अंदर नेचुरल एनर्जी है। सूर्य हर आदमी को, सूर्य शौर्य शक्ति का एग्जाम्पल वास्तु में माना जाता है। सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया की शुरुआत वहां से शुरुआत होती है। लाइफ हमारी सूरज के साथ जुड़ी हुई है। तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है उसको शौर्य शक्ति बोलते हैं, फायर एलिमेंट बोलते हैं, और वो आपको हर तरह से लाइव रखने में, जिंदा रखने में, लाइवनेस यानी कि एनर्जी के प्रवाह को बढ़ाने में, सब जगह तक एनर्जी को पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है। ईस्ट नॉर्थ के बीच में जो सबकार्डिनल दिशा है नॉर्थ ईस्ट, उसमें आधा पावर नॉर्थ का होता है और आधा पावर ईस्ट का होता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये दोनों दिशाएं इकट्ठी होकर साथ में मिलती है। अब वास्तु में काफी सारे लोग जो होते हैं वो हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं, जैसे मैंने बिरबल की खिचड़ी का एग्जाम्पल, कहीं पे भी बैठो नॉर्थ ईस्ट देखो, गलत बात है, वो राइट वे नहीं है। इस तरह से करने से आपको राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वास्तु के हिसाब से सबसे पहले स्टूडेंट को ये बिठाना पड़ेगा, जो उसकी पोजीशन होती है वहां से वास्तु शुरू होता है एजुकेशन के लिए। दूसरा होता है फर्नीचर के लिए। जो बैठने की दिशा है वो व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग हो सकती है। वो नॉर्थ भी हो सकती है, साउथ भी हो सकती है, साउथ ईस्ट भी हो सकती है, वेस्ट हो सकती है। सिर्फ बिल्कुल स्टूडेंट के लिए नहीं होनी चाहिए, वो है साउथ वेस्ट। उसकी लकी दिशा होने के बावजूद भी वास्तु कंसल्टेंट स्टूडेंट को साउथ वेस्ट में नहीं बिठाते हैं। तो इससे एक जानकारी ये भी बढ़ती है कि वास्तु में एजुकेशन के लिए कोशिश करने वाले लोगों को अपना सीटिंग अरेंजमेंट है वो साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा में नहीं बनाना चाहिए।
उसके अलावा जो 7 दिशा है उसमें से आप कहीं भी अपने बैठने की व्यवस्था कर सकते हो। बैठते वक्त जब आपके सामने का जो फेसिंग है वो अगर आपको अपने बारे में ना भी पता हो तो आपको सबसे पहले, अगर आप हायर सेकेंडरी से ज्यादा एजुकेशन के लिए या डिग्री प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हो तो आपको नॉर्थ दिशा को कायम करना है। अगर आप हायर सेकेंडरी से लेस यानी कि आप कोई प्राइमरी स्कूल में या कुछ और तरह के एजुकेशन की कोशिश करते हो तो उसमें कई बार आप ईस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट दोनों लोगों को चलता है, कोई भी यूज कर सकता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट के बाद आपका फेसिंग आता है। राइट वे से अगर आप अपने बैठने के लिए जब दिशा बनाते हो तो उसके बाद सेकंड वास्तु में एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है। आजकल मार्केट में बहुत फैंसी फर्नीचर मिलता है, तरह तरह की चेयर, तरह तरह के टेबल, अलग अलग तरह के डेस्क, और इतनी ज्यादा फैंसी चेयर है, काफी अलग अलग तरह के मसाज चेयर के ऊपर भी स्टूडेंट आजकल बैठ के पढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे राइट फर्नीचर सिलेक्शन की। जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी, एक तो फर्नीचर के बारे में आपसे जान लूं, उसके अलावा फर्नीचर के ऊपर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, उसको बतौर टिप ही समझते हुए हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आज पल्लवी जी से बातचीत हो रही है वास्तु मिथ्स एंड एजुकेशन सीरीज पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले बात आकर के थमी थी फर्नीचर पर कि स्टूडेंट्स दिशा पर हमने आपसे समझा, और अब कुछ फर्नीचर के बारे में समझ ले। और जैसा कि हमारी एक टिप ऑफ द वीक की मान्यता रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ आपसे प्रोडक्ट रेमेडी के बारे में भी समझना चाहूंगा। जैसे साइंस के बारे में जो जानते हैं उन सबको पता है कि ब्रेन जो अपने बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर जो भी अलग तरह के इंस्ट्रक्शन अपने बॉडी को देता है, इंसान की बॉडी को, वो उसके बैकबोन के थ्रू जाता है। तो जब कभी आप पढ़ाई लिखाई के लिए कोई भी खास तरह की जिस चीज में आपकी मेमोरी बढ़ानी हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना हो, कोई सही दिशा में आपको मेहनत करनी हो, तो उसके लिए आपकी बैठने की पोजीशन वास्तु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैठने की पोजीशन आपकी एक सिटिंग अरेंजमेंट की मुद्रा आपकी एक सही तरह से प्रॉपर वे से अगर आप करते हो तो आपके कोशिश में, आपके प्रयास में उसका फायदा मिलता है। इसीलिए वास्तु में फर्नीचर सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। टेढ़ी मेढ़ी तरह की चीज, पेरेंट्स की घर में फादर की बनी हुई कोई टूटी फूटी चेयर पड़ती हो, काफी सारे लोग 90% से ज्यादा बच्चे बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, तो उस वक्त आप रिलैक्सेशन मुद्रा में आ जाते हो। बेड के अंदर आप स्ट्रेट बैठ के बात नहीं करते। लेकिन जितनी भी बिजनेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे भी आप बिजनेस मीटिंग देखते हो, अलग अलग तरह की बातें होती है, इसमें 90% से लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के स्ट्रेट बात क्यों करते हैं? कॉन्फ्रेंस रूम में आप कभी भी ये नहीं देखते हो कि लोगों ने काउच रखा हुआ है। वहाँ पे एक चेयर होती है, कॉन्फ्रेंस रूम का स्पेशल फर्नीचर होता है। बिजनेस करने के लिए लोग खास तरह के एग्जीक्यूटिव चेयर को पसंद करते हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव चेयर है, इसका मतलब ये होता है कि आदमी स्ट्रेट फॉर्मेट पे बैठता है, उसकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई होती है। उस तरह से वो अपने पढ़ने के लिए कोई भी कोशिश करे या पढ़ाई की बात नहीं करते, कोई भी तरह के डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, तो उसमें उनका दिलो दिमाग एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करके उसको वहां पे क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी उनकी है, उसमें उनको जोड़ने में काफी हद तक हेल्प करता है। तो बैठने के लिए सबसे पहले वास्तु के अनुसार एजुकेशन के लिए जो सिंपल टिप्स को आपको अप्लाई करना चाहिए, उसमें पहली बात यह है कि आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में बैठकर आप देखो और आपका काम बन जाए, ये गलत मिथ्या बात है। लेकिन साथ साथ में एजुकेशन के लिए कोशिश करने वाले लोगों को ये करना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ वुड का फर्नीचर सिलेक्ट करना चाहिए। फर्नीचर के अंदर कोई भी तरह की मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके टेबल का जो हो या डेस्क पोजीशन हो, जो भी तरह का टेबल का टॉप हो, उसके ऊपर कहीं पे भी ग्लास या मिरर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें पढ़ते वक्त आपके पूरे बॉडी का रिफ्लेक्शन वहां पे हो। सो सबसे पहले मिरर रिफ्लेक्टेड फर्नीचर को अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ वुड के अंदर आप कोई भी कलर ले सकते हो, व्हाइट ले सकते हो, आइवरी ले सकते हो, मैपल, महागनी, जो आपको पसंद हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
वुड का मटेरियल का बना हुआ फर्नीचर पसंद करना चाहिए, क्योंकि वास्तु में वुड जो होता है वो लाइव है, वुड के अंदर ब्रीथिंग होती है। मेटल जो होता है वो एनर्जी लेवल को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, तो मेटल फर्नीचर का प्रयोग स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। टेबल चेयर ना सही, आप अपने घर का डाइनिंग टेबल अगर कोई भी तरह से वुड का बना हुआ तो उसका भी प्रयोग आप आसानी से कर सकते हो। चेयर की होना जरूरी है, टेबल का होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी तरह के फॉर्मल डाइनिंग का हो, रेगुलर नोट एरिया का हो, कहीं का भी हो, या फिर आप अपने लिए टेबल और चेयर यानी कि डेस्क, स्टडी डेस्क बाय कर सकते हो। वुड फर्नीचर वास्तु में सबसे अच्छा माना जाता है। बैठने की पोजीशन के लिए जो चेयर आप बाय करते हो वो आपकी एग्जीक्यूटिव चेयर होनी चाहिए, कोई तरह की मसाज चेयर, कोई अलग अलग तरह की आजकल मार्केट में टेढ़ी मेढ़ी चेयर मिलती है। आजकल तो लोग एक खास तरह का एक्सरसाइज का एक बॉल जैसा होता है जिसके ऊपर बैठ के लोग बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। इस तरह अलग अलग तरह के ट्रेंड आजकल निकले हुए हैं। वास्तुशास्त्र इस तरह के फर्नीचर को सही नहीं मानता जो आपको आपके सक्सेस तक पहुंचाने में आपकी हेल्प नहीं कर सकता। जी, तो डायरेक्शन को समझा, फर्नीचर को समझा, अब समय का अभाव है, चलते चलते आपसे कुछ प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स के बारे में भी समझ लें। जहां कहीं आप पढ़ाई की कोशिश करते हो, जो आपका टेबल का जो डेस्क होता है यानी कि स्टडी डेस्क होता है, उसके ऊपर कोई भी नेचुरल प्लांट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। काफी सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके कंसंट्रेशन के लिए अलग अलग तरह की पूजा पाठ से बनी हुई चीज, पानी का लोटा भर के कुछ खास तरह के मनी प्लांट रख देते हैं, अलग अलग तरह के बैम्बू प्लांट रख देते हैं। एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी टिप्स मैंने आपको एजुकेशन के लिए आपको दी है, उसमें से जितना सही आप अप्लाई कर सको, जो आपको रिजल्ट मिलेंगे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। वो सारी चीज हर उम्र के व्यक्ति के साथ हर डिसीजन मेकिंग काम करने के लिए बहुत पावरफुल काम करती है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चों का स्टडी डेस्क होता है, किसी भी उम्र के बच्चे हो, जो भी तरह के उनका स्टडी डेस्क होता है, उनके ऊपर टेबल टॉप पे कोई भी पानी यानी कि वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन नहीं करना चाहिए। काफी सारे लोग स्टूडेंट को नॉर्थ ईस्ट में बिठा के उसके ऊपर वाटरफॉल रख देते हैं। मैंने 60% अपनी प्रैक्टिस में हर कंट्री में, इंडिया, अमेरिका, काफी सारी जगह पे स्टूडेंट के डेस्क पे वाटरफॉल देखा है। उसका लॉजिक ही मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए वाटरफॉल होना चाहिए, इसलिए वो स्टूडेंट के डेस्क पे रख देते हैं। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहूँ कि आप सक्सेस टावर जो एजुकेशन के लिए आता है उसका प्रयोग कर सकते हो, कोई भी क्रिस्टल की चीजों का प्रयोग कर सकते हो। वाटर एलिमेंट, नेचुरल प्लांट स्टडी डेस्क के ऊपर कभी भी नहीं रखना चाहिए। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत ही लाभदायक जानकारी पल्लवी जी की ओर से, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि इस जानकारी का स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अत्यधिक लाभ ले पाएंगे, खासतौर पे इस एग्जाम्स के सीजन में। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichhillawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु।